आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जहां अब हर कदम पर शह और मात पक्ष और विपक्ष के बीच ठनी रहती है, वहां आज दस्तक देता सवाल आया है कि क्या हरियाणा में जीत की सेकेंड डोज लेने के बाद एनडीए अब महाराष्ट्र और झारखंड से बूस्टर डोज ले पाएगा, या फिर हरियाणा में मिली हार से सबक लेकर कांग्रेस साथी दलों के साथ 2 राज्यों में कमबैक करेगी। आज विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को सभी नतीजे आएंगे। नतीजों का इंतजार अब उत्तर प्रदेश में भी होगा, जहां 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जहां लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी के रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद अब बीजेपी उपचुनाव में हिसाब बराबर करना चाहेगी। निगाहें 23 नवंबर को अब वायनाड पर भी होंगी, जहां से राहुल गांधी के सीट खाली करने के बाद प्रियंका चुनाव लड़ने जा रही हैं। यानी विधानसभा चुनाव 2 राज्य में है और उपचुनाव उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों में। एक तरह से देखा जाए तो आधे भारत में एक बार फिर से चुनावी परीक्षा होने जा रही है, जहां सबसे पहले सबकी निगाहें महाराष्ट्र के नतीजों पर होंगी। 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव के नतीजों को महाराष्ट्र में विधानसभा सीट के आधार पर बांट कर देखें तो महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन 153 सीट पर आगे रहता है और महायुति यानी एनडीए 126 सीट पर। पार्टियों में बांट कर देखें तो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी 79, शिवसेना 40, अजित पवार की एनसीपी 6, आरएसपी 1 विधानसभा पर आगी रही, जबकि कांग्रेस 63, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 57, शरद पवार की एनसीपी 33 सीट पर आगे थी। ये तस्वीर कहती है कि जिस महाराष्ट्र की 288 सीट पर बहुमत का नंबर 145 है, वहां 5 महीने पहले बहुमत से ज्यादा सीट पर राहुल, उद्धव, शरद पवार की पार्टी का गठबंधन आगे था। तो क्या यही तस्वीर अब 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिख सकती है, या कहानी पलट जाएगी? क्योंकि सियासी किस्मत हरियाणा में भी 5 महीने में ही पलट गई, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बहुमत नंबर वाली 46 सीट पर आगे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ तीसरी बार भी सरकार बना लेती है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। महाराष्ट्र की जनता 20 नवंबर को वोट देकर अब तय करेगी मूड और मिजाज क्या है। इस बार महाराष्ट्र की जनता के सामने बहुत कुछ नया भी होने वाला है। 5 साल में महाराष्ट्र ने 3 मुख्यमंत्री देखे, 2 बड़ी बगावत देखी। 5 साल पहले जहां 4 मुख्य पार्टियों में चुनाव था, वहां महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियों में चुनाव है। महाराष्ट्र का चुनाव न सिर्फ 3-3 दलों के साथ गठबंधन का मुकाबला है, बल्कि तय ये भी होना है जनता किसे असली शिवसेना मानती है, किसे असली एनसीपी। जहां चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री कह चुके हैं हल्के में मत लेना। महिन्यात पडेल असं मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलंय आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। गद्दार तो गद्दार होता है, चाहे दाढ़ी हो या बाड़ी कितनी भी पहलवान की हो, उसके ऊपर तो सिक्का वही लगा है। सरकार गिराना और लोगों पार्टी तोड़ना ये मर्दून की नहीं होती है, ये मर्दानगी नहीं होती है, ये भगोड़े होते हैं। ईडी और सीबीआई से बचने के लिए जो इन्होंने तोड़फोड़ की, तो इनको स्वाभिमान की बात का सवाल ही नहीं आता बात करने का। महाराष्ट्र का चुनाव पवार परिवार और पार्टी के लिए भी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम और काम का एज होने के बावजूद अजित पवार चाचा के सामने मजबूती नहीं दिखा पाए और शरद पवार अब पूरी तरह मात देने के मूड में है। आजकाल मी या ठिकाणी काही तरुण मुलं माझा विरोध घेऊन उभे होते, माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा, तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे, 84 हो, 90 हो,
हे म्हातारं काही थांबवत नाही. हे म्हातारं महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही. तुम्ही त्याची काळजी करू नका. या सगळ्या कामाला तुम्हा सगळ्यांची मदत अंतःकरणापासून होईल. अब लोकसभा चुनाव में विधानसभाओं पर लीड के हिसाब से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत लोकसभा चुनाव के दौरान दिखी, जहां 29 विधानसभाओं में वो आगे रही. पश्चिमी महाराष्ट्र में पवार परिवार का मजबूत गढ़ है और राज्य में सबसे ज्यादा 70 विधानसभा यहीं से है. और लोकसभा चुनाव में 19 असेंबली सीट पर शरद पवार की पार्टी आगे भी रहती है, जबकि उनके मुकाबले अजित पवार की पार्टी केवल 2 विधानसभा में आगे दिखी. बीजेपी जरूर 17 पर इस इलाके में आगे दिखी. उत्तरी महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत है, जहां वो अपने विरोधियों से 20 सीटों पर आगे लोकसभा चुनाव के दौरान दिखी. मराठवाड़ा में इंडिया गठबंधन मजबूत दिखा, जब 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी 15 सीट पर और कांग्रेस 14 विधानसभा सीटों पर आगे दिखे. ठाणे और कोंकण का जो इलाका है, वहां पर 39 असेंबली सीट हैं. यह इलाका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का है, जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना तो 7 ही सीट पर आगे दिखी, लेकिन 15 सीट पर उद्धव ठाकरे की पार्टी आगे रही. इसी तरह मुंबई का जो पूरा इलाका हो जाता है, उसमें भी शिवसेना का दबदबा लोकसभा चुनाव में दिखा. यहां शिवसेना यूबीटी 15 विधानसभाओं में आगे रही. क्या जो लोकसभा चुनाव में दिखा वही अब 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिखेगा, या फिर हाल हरियाणा होगा? यह तब तय होगा जब टिकट बंटवारा होगा, पार्टियां एकजुट होकर लड़ेंगी. या येणाऱ्या 20 तारखेच्या 20 नोव्हेंबरला होणाऱ्या मतदानाच्या लोकशाहीचा एक महत्वाचा उत्सव म्हटलं तर अवघड ठरणार नाही. आणि केलेल्या कामाची पोचपावती गेल्या 2-2.25 वर्षामधल्या आणि मागच्या 2.5 वर्षाचं महाविकास आघाडीचं सरकारचं काम नक्की याचं मोजमाप होईल. आणि 2-2.25 वर्षामध्ये एवढ्या कल्याणकारी योजना, एवढ्या विकासाच्या योजना, कधी न झालेला विकास आम्ही केलाय. जागा वाटपाची चर्चा अगदी अंतिम टप्प्यात आहे. आमचा 80% पेपर सॉल्व झाला आहे. 20% आम्ही लवकरच सॉल्व करणार आहोत आणि झाल्याबरोबर तुम्हाला सांगतो. राहुल जी बहुत अलर्ट है महाराष्ट्र के बारे में, और महाराष्ट्र की राहुल जी के लीडरशिप में हम लोग इलेक्शन जीतेंगे. सलाह दी उन्हें, कोई एडवाइस दी राहुल गांधी ने? महाराष्ट्र एक अलग राज्य है और महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस यूनाइटेड है उससे राहुल जी बहुत खुश है. हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए. सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है. पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा. तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा. आपल्याला जास्तीत जास्त जागा यावेळेस नाशिक जिल्ह्यातनं त्या ठिकाणी निवडून आणायच्यात. त्याबद्दल तुमच्या आशीर्वादाची मला गरज आहे, तुमच्या पाठिंब्याची गरज आहे. मी शेतकरी आहे, तुम्ही शेतकरी, आपल्या दोघांची जात शेतीची आहे आणि ह्या योजना पुढे आपल्याला चालू ठेवायच्या. हे जे खोटा नाटा प्रचार पसरवतायत त्याला तुम्ही भीक घालू नका, त्याला बळी पडू नका. जे लोकसभेला घडलं ते आता ह्या ज्या योजना मंजूर केल्या, हजारो कोटी रुपयाची कामं आपल्याला करायची. और अब दस्तक मिल्कीपुर की मिस्ट्री की. उत्तर प्रदेश की वो सीट जिसे जीतकर बीजेपी फैजाबाद लोकसभा सीट की हार का हिसाब बराबर करना चाहती है. अयोध्या से सटी मिल्कीपुर वो विधानसभा है जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे. सांसद बने तो सीट खाली हुई, उपचुनाव की तैयारी हुई. मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने प्रचार शुरू किया. समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लेकिन आज चुनाव आयोग ने 9 सीट पर चुनाव की तारीख उत्तर प्रदेश की बता दी. मिल्कीपुर की तारीख रोक ली. विपक्ष से बीजेपी का डर कहने लगा, लेकिन हकीकत क्या है वो देखिए. जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22
पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए, याद रखना। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच जिस खींचतान का दावा होता आया, उस सियासी तनातनी में मुख्यमंत्री की ताकत का मोमेंटम 10 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों से ही मजबूत हो सकता है। जहां चुनाव आयोग ने ये तो कहा कि 9 सीटों पर उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन जिस मिल्कीपुर सीट का जिम्मा खुद अपने कंधे पर लेकर दावा है कि मुख्यमंत्री प्रचार करते आए हैं, उस मिल्कीपुर सीट का नाम नहीं आया तो विपक्ष हल्ला करने लगा, बीजेपी डर गई। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और समाजवादी पार्टी हारेगी नहीं, हराएगी और बहुत वोट से जीतेगी, लाखों वोट से। इसी डर के मारे इन्होंने चुनाव टाला है डर के मारा। लेकिन कहां तक भगेंगे? मिल्कीपुर पर इसलिए बात कर रहा है कि अब 9 तो हार जाएंगे, इसकी बात करते रहो ताकि ध्यान सबका भटकता रहे। हम वो भी जीतेंगे, आप चिंता मत करिए। जैसे ही चुनाव आयोग उसको अलाउ करेगा और वहां पर इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी वो 10वीं सीट भी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है, जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही है? ऐसा क्या है कि जिस मिल्कीपुर सीट पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत की तैयारी करते रहे, अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद की हार का हिसाब बराबर करना चाहते रहे, उसी सीट पर उपचुनाव की तारीख नहीं आई। मिल्कीपुर वो सीट है जहां 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक बने। नंबर 2 पर बीजेपी के गोरखनाथ बाबा 13,000 वोट से हारने के बाद रहे। 2024 में मिल्कीपुर विधानसभा से जुड़ी फैजाबाद लोकसभा सीट पर अवधेश प्रसाद सांसद बन गए। मिल्कीपुर सीट पर इसीलिए उपचुनाव की नौबत आई, लेकिन अभी तारीख नहीं आई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से सवाल हुआ, जवाब ये सामने आया। अभी जो आपने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सीट्स हैं विधानसभा जहां पर उपचुनाव होना था या लोकसभा जिन पर नहीं ऐलान किया गया। वो कौन कौन? सब पर क्या? यूपी की 10 सीटें थी। 10 की 10 होंगी? 9 किया है। बशीरहाट इज अंडर द इलेक्शन पिटीशन। देयर इज एन इलेक्शन पिटीशन इन बशीरहाट, सो दैट इज वन केस। 10 सीटें थी ना। मिल्कीपुर ऑल्सो इज अंडर इलेक्शन पिटीशन। सो लेट मी से इट दैट वे, जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है। ठीक है, वो दे देंगे, वो 2 तो मैंने बताई थी आपको। क्या वाकई ऐसी कोई याचिका 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर लगाई गई थी? रुद्र विक्रम सिंह तक हम पहुंचते हैं। ये बीजेपी नेता और मिल्कीपुर विधानसभा में 2022 में नंबर 2 रहे गोरखनाथ बाबा के वकील। अवधेश प्रसाद जी जो अब सांसद बन चुके हैं, उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है, क्योंकि जो नोटरी उन्होंने कराई थी, ये मेरी याचिका है गोरखनाथ वर्सेज अवधेश प्रसाद, लखनऊ हाई कोर्ट में। इसमें जो नोटरी कराई गई थी, जो राकेश कुमार श्रीवास्तव जो अधिवक्ता, ऐसा दिखाया गया कि इनसे नोटरी कराई गई थी, उन अधिवक्ता महोदय का जब हमने RTI लगाकर पता किया तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी एक्सपायर हो चुकी थी 2011 में, जबकि 2022 के जब चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में इसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी कराई गई थी। उसको हमने चैलेंज किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसमें सुनवाई चल रही है। हालांकि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो सांसद चुन लिए गए और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्रक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। सवाल यह है कि क्या ये बात पहले ही बीजेपी के गोरखनाथ बाबा से लेकर बड़े नेताओं तक को पता नहीं थी?
जो मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाने से लेकर प्रचार तक में ताकत पार्टी झोंकती रही, या फिर खेल कुछ और भी है। आगे बढ़े उससे पहले अब उत्तर प्रदेश से आती बड़ी जरूरी खबर आपको हम बता दें। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने खाने पीने में मिलावट करने वालों के खिलाफ जल्द ही और सख्त कानून लाने का फैसला किया है। हाल ही में जो अलग अलग जगहों पर जूस, दाल, रोटी बनाने में गंदगी मिलाने के मामले सामने आए, उसे ही ध्यान में रखकर यूपी सरकार ने आज बड़ा फैसला किया है। दावा है कि जल्द ही अध्यादेश के जरिए मिलावट करने वालों और समाज का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का कानून आएगा। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुई हिंसा और एक युवा रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद आज हालात शांत लेकिन तनावपूर्ण बने रहे। बहराइच में अब तक 52 उपद्रवियों को जेल भेजा गया है। आज रामगोपाल मिश्रा के माता पिता, पत्नी लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिले, जिन्हें पूरा न्याय दिलाने का भरोसा देने के साथ ही परिवार की सरकार की तरफ से मदद का विश्वास भी दिया गया है। सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। जो आश्वासन उन्होंने दिया है वही आश्वासन की हमें ज़रूरत थी, और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आर्थिक हो सकेगा वो भी हम करेंगे। इसमें एक आवास की भी बात की है और शायद हमारी भाभी के लिए कुछ जॉब के लिए भी बात किए हैं और लगभग 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए भी कहा है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और जो आश्वासन उन्होंने दिया है उससे हम संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। बहराइच में बड़े अधिकारी कल ही पहुंच गए कानून व्यवस्था संभालने के लिए जो कैंप किए हुए हैं, लेकिन अब आपको बहराइच की सबसे बड़ी गवाही सुनाते हैं। रामगोपाल मिश्रा के भाई की गवाही, जो 13 अक्टूबर की हिंसा के चश्मदीद हैं। इनकी गवाही बताती है कि उपद्रव कैसे शुरू हुआ और रामगोपाल मिश्रा क्यों छत पर झंडा उतारने चढ़े, किसने हमला किया और इन सब के बीच बहराइच की पुलिस ने क्या किया। तो मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, जैसा कि हर साल वहाँ पर मूर्तियाँ इकट्ठा होती हैं यहाँ की सब जगह की, ऐसा इस साल भी हुआ था। वो लोग हमेशा हर साल मतलब उपद्रवी करते हैं। अगले साल तो उन्होंने पत्थर फेंका था, लेकिन तब भारी पुलिस थी के होने के बावजूद कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। इस बार भी यही हुआ। उन्होंने पहले तो गाने बंद करवाए। आप लोग जा रहे थे जब, तो उन्होंने कहा गाने बंद कर दो, बंद कर दीजिए, गाने मत बजाइए यहाँ पर। ये पूछने का समय ही नहीं मिला। वो इतना ही कह रहे थे कि गाने बंद कर दीजिए, यहाँ पर गाने ना बजाइए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आपकी जुलूस निकलता है, ताजिया वजिया निकलता है, उसमें जो भी बचता है हम लोग नहीं रोकते हैं, तो आप लोग शांति के साथ में हम लोग को आगे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा और गाने नहीं बजेंगे। फिर जो बाकी के लोग थे उन्होंने कहा गाने कैसे नहीं बजेंगे, बजेंगे गाने। तो ऊपर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। आपके साथ पुलिसकर्मी कितने थे? 3 से 4 पुलिसकर्मी थे बस। सिर्फ भीड़ को देखते हुए तो बहुत कम थे, वहाँ पर और सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। फिर क्या हुआ जब उन्होंने कहा कि गाने बंद, किसके बाद आपने गाने बजाए, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, हम लोगों ने कहा गाने बजेंगे, इसी बात को लेकर उन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जब पत्थर फेंकना शुरू कर दिया तो एक पत्थर जाकर के माताजी के हाथ पर लगा और मूर्ति खंडित हो गई। जब मूर्ति खंडित हो गई तो हम लोगों में आक्रोश होगा ही। तो उन्होंने कहा कि जिसने मूर्ति खंडित की है वो आकर माफी मांग ले। पुलिस वाले कहे कि तुम लोग जाइए और लाठीचार्ज कर दी। इतनी बात पर लाठीचार्ज कर दी। हमने एक वीडियो देखा जिसमें वो छत पर गए थे, तो फिर वो किस स्टेज पे पहुंचा, कैसे वहां तक पहुंचे? वो जब मूर्ति पूरी तरह से खंडित हो गई, हम लोगों को पता चला, तो जब मूर्ति खंडित हो गई तो धर्म की बात आ गई माता जी की, जिसलिए हम लोग जा रहे थे। कोई भी धर्म होगा, विशेष धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी धर्म होगा, जब उसकी आस्था पर चोट पहुँचाई जाएगी तो अपने कदम जरूर उठाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो सभी लोगों ने कहा कि वो झंडा जो है उस पर एक झंडा लगा दो। जब वो ऊपर चला गया तो आप लोग बचा क्यों नहीं पाए, या क्या वजह रही, कैसे वहाँ पर? वहाँ जाने का कोई जो भी रास्ता था वो पुलिस वालों ने रोक रखा था। हम लोग जाने की कोशिश भी करते तो मारने के लिए। तो आपने पुलिस से नहीं कहा कि हमारा भाई फंसा हुआ ऊपर? और हमने कहा, हम तो कहते रहे कि हाँ हमारा भाई फंस गया। जब गोली लगी तब भी हम लोगों ने कहा कि उसे गोली लग चुकी है, उसे लाने के लिए मुझे जाने दीजिए। हम लोग उसको लेने जा रहे हैं, जाने भी नहीं दिए थे। तो आपको कैसे पता चला कि गोली लग गई है? उसको किसने बताया? बगल में एक घर बना था, तो वहाँ के लोगों ने मतलब बताया मैसेज द्वारा।
और जब लेकर आए तो किसी ने कोई गाड़ी भी नहीं दी उसे ले जाने के लिए, उसे बाइक पर ले जाया गया। गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी क्या लोगों की, या चाहते तो गाड़ी दिलवा सकते थे। ये कमी तो प्रशासन की ही थी, पुलिस वालों की थी, हार्दी थाने के पुलिस थे, उन्हीं की कमी थी। वो अगर चाहते तो दंगा ना होता। जब हम लोग बाहर आए तो पुलिस वालों से हमने फिर भी कहा कि अंदर आरोपी बैठे हुए हैं, आप गिरफ्तार कर लीजिए। कहा हमने कहा, मैंने खुद कहा था। लेकिन पुलिस वाले अंदर गए भी, मेरे सामने गए, क्योंकि बॉडी को भेज दिया था लोगों ने, हम लोग थे कि उसे पकड़ लिया जाए। 4 पुलिस वाले अंदर गए, वो भी भाग गए बाहर खाली हाथ। क्या बोले? बोले कुछ नहीं थे। चुनाव आता है, आचार संहिता लग जाती है, जनता से जुड़े सरकारी योजनाओं के कई काम रुक जाते हैं, जैसे नई योजनाओं का ऐलान रुक जाता है, नए वादों को पूरा करना रुक जाता है। ऐसे ही चुनावों के बीच जब सरकार और सरकारी व्यवस्था सो जाती है तो जनता के पैसे से जनता के लिए ही दी जाने वाली स्कूटी को कबाड़ करना शुरू कर दिया जाता है। वीडियो देखिए, राजस्थान के बांसवाड़ा का वीडियो है, जहां सरकारी योजना बनी कि 12वीं पास करने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। लेकिन पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव के बीच आचार संहिता में छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटी डिग्री कॉलेज अधर में लटक गई। चुनाव खत्म हो गया, लेकिन स्कूटी जस की तस बांसवाड़ा के डिग्री कॉलेज में यूं ही छोड़ दी गई। 1 साल होने वाला है, सरकारी विभाग अब इन स्कूटी को बांटने के लिए जाग ही नहीं रहा। क्यों नहीं जाग रहा, इसे आप हरिदेव जोशी महाविद्यालय की प्रिंसिपल से सुनिए, सुनकर दस्तक दीजिए, ताकि आम आदमी के पैसे से जो स्कूटी छात्राओं को मिलनी चाहिए उसका सत्यानाश राजस्थान का सिस्टम न करे। 2 चुनावों में जो आचार संहिता लगी थी उसके अंतर्गत यह कार्य बंद कर दिया गया था, और इसके बाद में अभी लोकसभा चुनाव के बाद में जो आचार संहिता के बाद में यह कार्य बंद था वह अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। वित्त विभाग के आदेश अभी दिए जाएंगे, तब जाकर के ही यह कार्य प्रारंभ हो सकेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि वित्त विभाग के आदेशों के अंतर्गत QR कोड जारी कर दिए जाएं छात्राओं के लिए, तो जल्दी ही हम उसे शोरूम में भिजवा करके और यह जो स्कूटी वितरण का कार्य है वह समय पर प्रारंभ हो सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय पाकिस्तान में हो रही SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। विदेश मंत्री के तौर पर ये जयशंकर का पहला पाकिस्तान दौरा है। थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने आगे आकर जयशंकर से हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर क्या बातचीत हुई ये सामने नहीं आ सका है अभी। जयशंकर करीब 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। जयशंकर भले ही कह चुके हों कि वो पाकिस्तान में हो रही SCO की बैठक में पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में भारत से बातचीत की गुहार लगाई जा रही है। इसकी शुरुआत जयशंकर के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही हो गई। पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने सबसे पहले स्मॉग की समस्या से निपटने के लिए भारत से बातचीत को जरूरी बताया। कहा कि भारत के साथ जलवायु कूटनीति होनी चाहिए। इसके बाद उनके पिता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर जयशंकर की जगह नरेंद्र मोदी आते तो अच्छा होता। मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे जल्द मुलाकात करूंगा। नवाज शरीफ भले ही प्रधानमंत्री न हो, लेकिन सत्ताधारी दल के वो सर्वेसर्वा हैं। इसी तरह पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह चुके हैं, भारत जब चाहेगा हम तब बात करने को तैयार हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर है, जिन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और पाकिस्तान बैठकर बातचीत करें, वरना आने वाली नस्ल दोनों सरकारों को माफ नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो सरकार के बड़े सहयोगी हैं, इसीलिए उनका यह बयान मायने रखता है। पाकिस्तान की दोस्ती वाली गुहार के बीच जयशंकर का स्वैग भी देखने लायक है, जिनकी रावलपिंडी में उतरने के बाद ऐसी तस्वीर दिखी जिसकी खूब चर्चा हो रही है। ये पाकिस्तान में विदेश मंत्री का स्वैग। रावलपिंडी में विमान से उतरने के बाद जयशंकर ने पहले हाथ मिलाया, बच्चों के साथ गुलदस्ता लेते हुए फोटो खिंचवाया और फिर काला चश्मा निकालकर स्वैग दिखाया। पिछले 9 सालों में पाकिस्तान में ये किसी भारतीय विदेश मंत्री का दौरा है। आखिरी बार सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद को लेकर
रिश्ते ठंडे बने हुए हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान में जयशंकर की यात्रा की चौतरफा चर्चा। वो होना कुछ नहीं, वो बहुत आगे चले गए। अब हम उनके पीछे पीछे कि हमसे बात कर लो, अब उनका कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमसे तकरीबन 100-200 साल आगे चले गए। हमारा अब उनसे कंपैरिजन ही कोई नहीं है। अब वो चले गए आगे। अब आप अपनी सिर्फ देखें कि आपने उनको कैसे में एंगेज करना और उनसे क्या बात मनवानी है। होना तो चाहिए ना, मतलब ये बड़ा कुछ देख लिया हम लोगों ने ना। मेरी 67 एज हो गई है ना, लेकिन तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देखा। ये इनकी आपस में सुलह सफाई होनी चाहिए, तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मैं रिटायर फौजी हूँ, सूबेदार हूँ मैं। आप एक फौजी होते हुए ये बता रहे? हाँ जी, कि जंग का कोई हल नहीं किसी चीज का। पाकिस्तान में भले ही चीन के प्रधानमंत्री आए हों, पाकिस्तान की पूरी सरकार उनकी चापलूसी में लगी हुई, लेकिन सड़क से स्टूडियो तक सिर्फ एक ही बहस है, और वो ये कि क्या भारत से बातचीत का कोई चांस है। चलते हुए पाकिस्तान को भी गौर करना चाहिए, भारत को भी गौर करना चाहिए कि क्या ये मुनासिब है कि हम इतना रिजिडिटी अपना पॉलिसीज में रखें, या यही जो एससीओ का रोल्स है हम थोड़ा सा इनको चेंज करके अपना बायलैटरल इश्यूज के मुताबिक एक कॉन्वर्सेशन का आगाज क्यों ना हो, इस कॉन्टेक्स्ट में ना हो, आज ना हो, कल ना हो, लेकिन किसी न किसी दिन तो होना पड़ेगा और हमें मानना पड़ेगा। मगर क्या ऐसे मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान एंड भारत, जिनका मौसमी तब्दीली के हवाले से हम दुनिया में द टॉप हाईएस्ट स्ट्रेस कंट्रीज ऑन अर्थ, इस टॉपिक बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जिन्होंने भारत में आयोजित हुए एससीओ की बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाकर कूटनीतिक नियमों का उल्लंघन किया था। इसके बाद जयशंकर ने उन्हें आईना दिखाकर पाकिस्तान को खूब लताड़ा भी था। As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Terrorism matter. इन पुरानी यादों के बाद पाकिस्तान को यकीन नहीं था कि जयशंकर उसके यहाँ एससीओ में आएंगे, इसलिए जयशंकर के आने से पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं है। यकीनन एक पॉजिटिव वाइब जरूर है, एक पॉजिटिव स्टेप जरूर है। अब उसको जिस तरह वो प्ले आउट होएगा कि वो किस नजरिए से पाकिस्तान आते हैं और किस ब्रीफ के साथ पाकिस्तान आते हैं, वो उस पर डिपेंड होगा। लेकिन यकीनन देखिए थोड़ा सा तो इस पे रिफ्लेक्ट होता है ना कि वो एटलीस्ट आ तो रहे हैं पाकिस्तान में, तो बायलैटरली जैसे मैं कहती हूँ कि हमें कभी भी रिएक्टिव डिप्लोमेसी में प्ले नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ये उम्मीद तब पाले बैठा है जब जयशंकर पाकिस्तान जाने से पहले ही कह चुके हैं कि एससीओ में पाकिस्तान से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। Do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. भारत की तरफ से साफ ना के बावजूद पाकिस्तान संबंध सुधरने की उम्मीद पाले बैठा है और इशारों में कबूल करता है कि वो भारत से बातचीत करने को तैयार है। ताली तो दोनों हाथ से बजती है मलिक साहब। मेरा ख्याल है कि इनिशिएटिव तो कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकते हैं। जब आपको याद होगा मार्च की बात है कि गवर्नमेंट को भी आए हुए चंद हफ्ते हुए थे, बिजनेस कम्युनिटी की कुछ आवाज़ थी कि जी हम इंडियन गुड्स आती हैं लेकिन आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, इवन वाया सम अदर कंट्रीज, तो हमें फ्रेट एक्स्ट्रा पड़ता है। तो मुझे ये सवाल किया था जब मैं फर्स्ट न्यूक्लियर समिट ब्रसल में अटेंड करने गया, तो उसमें मैंने यही कहा था कि हम इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी की ख्वाहिशात के मुताबिक। बट इंडिया ने कोई, वो उस वक्त इलेक्शन मोड में थे और उधर से कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ही नहीं, पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी के सर्वे सर्वा और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि एससीओ की मीटिंग में शामिल होने अगर प्रधानमंत्री मोदी आते तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे जल्द मुलाकात करूंगा। साफ है कि पाकिस्तान को भरोसा है कि एक न एक दिन भारत से उसे बातचीत का मौका जरूर मिलेगा। बायलैटरल मीटिंग भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल नहीं होने वाला, लेकिन भारत अपना पक्ष आगे रखेगा। काउंटर टेररिज्म और आतंकवाद का जो मामला है वो सबसे अहम रहेगा भारत के लिए।
ये वही पाकिस्तान है जो 5 अगस्त 2019 के बाद से लगातार एक ही मांग कर रहा था, और वो ये कि दोनों देशों के बीच रिश्ते तभी सामान्य होंगे जब भारत अनुच्छेद 370 हटाने के अपने फैसले को वापस ले। लेकिन जब भारत ने उसे भाव नहीं दिया तो पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारने के लिए अपनी शर्त छोड़ने के लिए भी तैयार है। कि दहशतगर्दी के हवाले से हम कौन सी चीजें पे एग्री कर सकते हैं जिसके नतीजे में हम पाकिस्तान के अवाम का जान बचा सके, हम भारत का अवाम के जान बचा सके। अगर आप SCO के कॉन्टेक्स्ट में बैठ के ये बातें कर सकते हैं तो अपने अवाम के मसाइल हल करने के लिए, खित्ते में अमन लाने के लिए, मौसमी तब्दीली जैसे खतरात जो पूरी दुनिया को खतरा है उसका मुकाबला करने के लिए क्या आने वाले नस्लों हमारा हुकूमत को या भारत को हुकूमत को माफ करेंगे? 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के दौरे पर अचानक पहुंच गए थे। उन्होंने पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, लेकिन मोदी के दौरे के 1 साल बाद 2016 में उरी का हमला हो गया और तब से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो गए। हालांकि सबके बावजूद पिछले साल गोवा में SCO देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे और अब जयशंकर पाकिस्तान गए। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पाकिस्तान में SCO समिट होस्ट किया जा रहा है। इस्लामाबाद ऑलमोस्ट लॉकडाउन मोड में है। अगर आप देखें रास्ते काफी खाली है, वही गाड़ियां यहां पर चल रही हैं जिनको बिल्कुल जरूरी काम की वजह से बाहर निकलना पड़ रहा है। यहाँ पर इस्लामाबाद में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ऑफिसेस, स्कूल्स और बिजनेसेस बिल्कुल बंद रहेंगे। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर SCO मेंबर कंट्रीज, ऑब्जर्वर कंट्रीज के काफी इम्पोर्टेंट डेलीगेशन आने वाले हैं और आज शाम से कल शाम तक इस्लामाबाद ऑलमोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन में रहेगा। ये ऐसे वक्त पर भी किया जा रहा है जब हाल फिलहाल में आपने देखा कि कुछ चीनी नेशनल्स पर हमला हुआ था और अब चीनी प्रधानमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। उनके लिए ये एक स्टेट विजिट है, तो बहुत रेयर, बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है। देखना ये होगा कि जो एजेंडा है, जो इश्यूज है, उस पर फोकस करके रहेगा SCO या फिर इंडिया पाकिस्तान के मामले जो है वो SCO को ओवरशैडो कर देगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में भारत से बातचीत की इस तरह गुहार लगाने पर बवाल भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक मलीहा लोधी ने ऐतराज जताते हुए कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की भारत से बातचीत की गुहार लगाने वाली बातें सरकार और देश की राय नहीं है। नौबत यह आ गई है कि इसे लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी। आतंक को शरण देने वाले पाकिस्तान के सुर भले ही नरम हों, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों को शह देने वाला कनाडा अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जिसका भारत ने भरपूर जवाब दिया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। If anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they're giving to Khalistanis and to violent extremists. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जयशंकर की इस बात को 100% सच साबित कर दिया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के सिखों का वोट पाने के लिए आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर नए इल्जामों की बारिश करने तक गिर गए। It's obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law, accepts and respects the sovereignty and the territorial integrity of India. We expect India to do the same. In this case, they did not. कनाडा में जनता ट्रूडो को चुनाव में सबक सिखाने का इंतजार कर रही है, इसीलिए रोज रोज जस्टिन ट्रूडो पर जनता का गुस्सा फूट रहा है।
और वो कुर्सी बचाने के लिए भारत से विवाद को एक नई ऊंचाई पर ले गए, जबकि उनकी पुलिस खुद कबूल करती है कि कनाडा में सिखों को नहीं बल्कि खालिस्तानी आतंकवादियों को निशाना बनाया जा रहा है। So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada, or members of the pro-Khalistan movement. दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।